प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10 में हम लोगों ने अब तक अनिवार्य संस्कृत से संबंधित सारे पाठों को एक साथ कर लिया है। उद्देश्य ये है कि आप लोग बार बार ये पूछा करते हैं कि ये किस में लिखना है, किस में लिखना है। इसलिए मैंने यह विचार किया कि एक साथ पहले संस्कृत पूरा कर लिया। अब गद्यांश के जो निर्धारित पाठ हैं, यानी बीच में एक दो पाठ ऐसे हैं जो इस साल के लिए छोड़ दिए गए हैं, हम उनको छोड़ देंगे। अब इसके पहले आप लोगों ने ये क्या लिखूं पाठ पढ़ लिया था और लिख भी लिया होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें वो पाठ छूट गया है। तो इसी को देखा तो मैंने कहा पहले दूसरे पाठ पढ़ा दें। अब इसके बाद ये तो आप लोगों को पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जो पाठ है क्या लिखो, उसको पढ़ना नहीं, लिख लिया है, कोई बात नहीं, उसको लिखा रहने दो। भारतीय संस्कृति, इसके विषय में थोड़ा सा आप लोगों को परिचित करवा देते हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे हिंदी के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने यद्यपि एक राजनीतिज्ञ के रूप में सफल जीवन बिताया, फिर भी उनकी साहित्यिक क्षमताओं और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों का आकलन करना आवश्यक है। उनकी आत्मकथा, जो मेरी आत्मकथा के नाम से है, वो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में से एक है। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद जी ने कई निबंध भी लिखे, जो निबंध समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे। भारतीय संस्कृति आपके पाठ्यक्रम में, आपके क्लास में एक निबंध के रूप में संकलित है। यद्यपि यह उनका लाल किले से दिया हुआ अभिभाषण है और उस अभिभाषण को संपादित कर एक निबंध के रूप में संकलित किया गया है। भारतीय संस्कृति, इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति की विभिन्न विशेषताएं बताई हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि भारत एक विशाल राष्ट्र है और इसके पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अगर कोई व्यक्ति जाए तो यहाँ विभिन्न वेशभूषाओं, विभिन्न भाषाओं को देखकर उसके मन में यह विचार आएगा कि यह एक देश हो ही नहीं सकता। फिर भी इस देश में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको भीतर ही भीतर जोड़े हुए हैं। लेखक बताता है कि जिस प्रकार एक धागे में अनेक फूल गुथ करके एक माला कहलाती, फिर फूल नहीं कहलाते, ना उसके एक फूल का कोई अलग अस्तित्व होता है, ना कोई आकलन करता है, उसी प्रकार ये जो भारतीय संस्कृति है एक धागे के समान है, जिसने विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न व्यक्तियों को अपने में जोड़ रखा है। लेखक बताता है कि जिस प्रकार सभी नदियाँ बह करके अंत में समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति विभिन्न विचारों को समाहित करने वाली संस्कृति है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो वास्तविक विचार हैं और यही कारण है कि हमारी संस्कृति अति प्राचीन होते हुए भी वर्तमान में भी वह अपनी विशेषताओं को भली भांति संजोए हुए हैं। वे
यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो कहते हैं कि हमारे इस संस्कृति की ही विशेषता है कि जिसके कारण जब विश्व में अनेक प्रकार की विपत्तियां, जिनके कारण उन विपत्तियों के कारण वे संस्कृतियां नष्ट हो गई, ऐसे में हमारे देश की संस्कृति न केवल बची हुई है अपितु वह गरिमामय, गौरवपूर्ण स्थान को भी प्राप्त किए हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि हमारी संस्कृति की एक विशेष बात है कि जब विपत्ति आती है तो वह और अधिक साहस और उत्साह के साथ खड़ी होती है। वे एक उदाहरण देते हैं कि हमारे देश की विशेषता रही है कि जब भी इस पर विपत्तियां आई तो इसने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने न केवल उस विपत्ति के समय देश को सहारा दिया वरन विश्व में एक महान आदर्श स्थापित कर सके। लेखक उदाहरण देता है कि देखिए, जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, ऐसे समय में हमारे देश में कविंद्र रविंद्र यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद तथा रमण महर्षि तथा महात्मा गांधी जैसे अनेक लोग इस देश में उत्पन्न हुए और उन्होंने इस देश को अपने ज्ञान के बल पर, अपने मेधा के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर एकजुट किया और उसे न केवल साहस और सहारा दिया अपितु उस विपत्ति से छुटकारा भी दिलाया। लेखक बताता है कि अब जब हमारा देश आज़ाद है तो इस आज़ाद देश में हमारे लिए संयुक्त होकर के, संयुक्त प्रयास से अपने देश के उन्नति, अपने देशवासियों की प्रगति के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना है। वे बताते हैं कि यह प्रगति दो तरह से होती है। एक तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए कार्य करे, दूसरा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए कार्य करे। वे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक परिवार में कुछ व्यक्ति हैं और उसमें से प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक श्रम इसलिए करे कि मैं अधिक सुखी रहूं, तो ऐसे में एक दूसरे के बीच में विवाद होगा। और यदि प्रत्येक व्यक्ति यह सोच करके कार्य करे कि हमारे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, तो ऐसे में उनमें विवाद की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी और दोनों ही स्थितियों में अधिकतम सामर्थ्य का प्रयोग करने के कारण, अधिकतम श्रम और मेधा का प्रयोग करने के कारण उत्पादन अधिकतम होगा। लेखक एक और बात की ओर संकेत करते हैं कि अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, इस समय विश्व में विज्ञान ने अनेक खोजें की और विज्ञान बहुत ही प्रगतिशील हो गया है। किंतु विज्ञान के शोध का, विज्ञान की खोज का हम दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक तो सृजनात्मक यानी उसका प्रयोग लोक कल्याण के लिए करें और दूसरा उसका प्रयोग विध्वंस के लिए करें। यानी जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं
कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उस क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के आधार पर आप अनेक प्रकार के यंत्रों का निर्माण करते हैं जो आपके जीवन को सुगम बना देते हैं, और उसी सिद्धांत का उपयोग करके अगर बंदूक बनाई जाती है तो उससे दूसरे की हत्या भी हो सकती है। यानी ये हो सकता है जिस परमाणु शक्ति का उपयोग करके हम असीमित ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसी परमाणु शक्ति का उपयोग करके हम परमाणु बम बना करके संपूर्ण सृष्टि को नष्ट भी कर सकते हैं। ऐसे में हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, वह सांस्कृतिक चेतना इस प्रवृत्ति पर अंकुश रख सकने में सक्षम है। वे बताते हैं कि यदि हमारे देश के सभी लोग अपनी संस्कृति का उपयोग करेंगे और इस संस्कृति का प्रयोग, प्रचार और प्रसार विभिन्न भागों में होगा, तो ये लोक कल्याण के लिए एक महान कार्य होगा। लेखक बताते हैं कि हमारे देश में एक जटिलता है, कठिनाई है कि विभिन्न प्रकार की भाषा है, लेकिन वो कोई कठिनाई नहीं। वो कहते हैं कि अगर सभी भाषाओं की, जितनी भी भाषाएं भारत में हैं, उनकी लिपि देवनागरी बना दी जाए तो सब लोग एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ और बोल सकते हैं। इसी प्रकार वे कहते हैं कि हम जो संस्कृत के मूल तत्व हैं उनको समझते हुए उन्हें अपने जीवन में उपयोग करें। लेखक एक उदाहरण देता हुआ कहता है कि जिस लाल किले से वो भाषण दे रहे थे, तो जो दिल्ली का लाल किला है जहाँ से अभी प्रधानमंत्री अपना भाषण पूरा करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि इस लाल किले का निर्माण जब शाहजहां ने किया था, तब उसने इसमें पंक्तियां लिखवा दी थी कि गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अर्थात गर यदि फिरदौस स्वर्ग, बर रुए शायद ज़मी अस्त जमीन पर हो, यदि किसी न किसी प्रकार स्वर्ग पृथ्वी पर आ जाए तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, तो यही होगा यही होगा यही होगा। अर्थात वह पृथ्वी पर स्वर्ग के समान ही हमारा भारतवर्ष है और इसकी संस्कृति अत्यंत पूजनीय है। इसका हम सबको सम्मान करते रहना चाहिए। अब इस पाठ को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद इस पाठ में जो कठिनाइयाँ हैं उनको पूछें। और इसके साथ ही अब आज मैंने आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और साहित्य का अवदान लिखने का लिंक दिया, फोटो दिया है, उससे आप लिख लें। और इसके बाद इससे संबंधित और जो गद्यांश है वो लिख दिया जाएगा।